चलो, तो हम कंटिन्यू करेंगे आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसकी आपकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है बॉन्ड्स की, ठीक है, इनको थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो वन हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आपका H2 का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो रिजल्ट जो रहता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक है, ऐसा मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली आपका निकाला गया है। ठीक है, इसके बीच पे हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन की भी बात की थी और यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात की थी। यहाँ पे अट्रैक्शन हमेशा डोमिनेट करता है तो मॉलिक्यूल से आपका फॉर्म होगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो आपका 1s1 होता है, दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जब ओवरलैपिंग की बात करेंगे, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर। दोनों एटम कंबाइन करेंगे। सेकंड केस है इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4, अमोनिया एंड वाटर, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं CH4 कैसे बनता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अमोनिया का किस तरीके से फॉर्म होगा, ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फिर भी इस पे एक बार डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आपकी डिफाइन होगी। तो क्वेश्चन है आपके सामने ये, why is it so that CH4 molecules has tetrahedral shape and HCN। ठीक है, तो बॉन्डिंग एंगल आपको पता है CH4 में कितना होता है, 109.5 डिग्री। और ये बॉन्डिंग एंगल 109.5 डिग्री क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी पैटर्न। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनर्जी, क्योंकि CH4 में 3 बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होती हैं। 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, जहां पे S के साथ आपके 3p आपको मिक्स कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन आपका, उसमें एक S आएगा, 3p होंगे। हाइड्रोजन में क्या होगा, एक S होगा और 3p आपको यहाँ से मिलेंगे। तो एक कार्बन का जो S होगा, यहाँ पे ये S आपके हाइड्रोजन के हैं, ये तीनों p आपके कार्बन के हैं, px pz। और यहाँ पे ये जो S है वो आपका है हाइड्रोकार्बन का, और बाकी हाइड्रोजन के पास तो ओनली S होता है। तो S प्लस S की जो ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे आपको एनर्जी का ऑर्डर अलग मिलेगा और इन तीनों की इसमें एनर्जी का ऑर्डर अलग होगा। तो जब अगर बॉन्ड एनर्जी ही आपकी अलग अलग हो जाएगी, 3 बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी, बाकी एक ही अलग हो, जब बॉन्ड एनर्जी अलग होगी तो उसका इफेक्ट बॉन्ड लेंथ पे भी पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री ना होकर वो कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। बाकी अमोनिया का शिप पिरामिडल क्यों होता है, तो इसका आंसर आपको पता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे ये आपका ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग ऑफ ईओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे है when two atoms come close to each other there is overlapping of atomic orbitals only। this overlap may be पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग के बारे में भी डिस्कस मैंने किया था आपसे कि कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, कहाँ पाई बॉन्ड बन रहा था, कहाँ पे आपका डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था।
नीट की अगर बात करूं तो सिग्मा और पाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांस में आता है आपका डेल्टा को, तो इस पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, और जीरो ओवरलैपिंग भी होती है। जीरो जीरो का मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुई है, डायरेक्शन सेम नहीं मिल रहा है, एनर्जी सेम नहीं मिल रही है, वो सब। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है ओवरलैपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करने वाले हैं, उन दोनों की एनर्जी और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो जैसे हम देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या है और आपकी निगेटिव ओवरलैपिंग क्या है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ये ध्यान रखना होता है कि सेम साइन ओवरलैप करने चाहिए। जैसे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अगर ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप किया, ठीक है, तो सेम साइन होनी चाहिए। अगर सेम साइन अगर आपके ओवरलैप करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पे पी जेड है, इधर भी पी जेड है, ऑब्वियसली डायरेक्शन आपका सेम है और एनर्जी भी सेम है, दोनों पी जेड है। तो इस केस में अगर इसका पॉजिटिव लोब, इसका पॉजिटिव लोब, लोब का मतलब यहाँ ये देखो, ये आपके लोब्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। नोडल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं पाए जाते हैं, वो आपके बीच में लाई करेगा, है ना, ये वाला पॉइंट। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव ओवरलैप करेगा सेम साइन, मतलब वही सेम साइन ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप। जैसे एस है, ये पीजेड है, एस आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, सिमेट्रिकल होता है, कहीं भी इसका हेड कहीं भी इसका टेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम एस के साथ अगर पी जेड की ओवरलैपिंग करा रहे हैं, दोनों आपके पॉजिटिव सेम साइन आपके ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव ओवरलैप होगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से दो आपके सिग्मा थे, यहाँ भी सिग्मा था, यहाँ भी सिग्मा था, ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव लोग ओवरलैप किया है, ठीक है, एक पीएक्स का दूसरे पीएक्स के साथ, दूसरा आपका निगेटिव से निगेटिव ओवरलैप किया है, तो दैट्स व्हाई ये हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव ओवरलैप होगा। निगेटिव ओवरलैप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइन आपके ओवरलैप करते हैं। अपोजिट साइन ओवरलैप करेंगे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आप देख लो यहाँ पे पीजेड से पीजेड, यहाँ पे देखो एस और ये आपका पीजेड, ऐसे कोई डायरेक्शन तो होते नहीं, आप उसे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा थे, यहाँ पे सिग्मा थे, तो यहाँ पे आपका देखो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ से आपको मिलेगा नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग समझ में आ गया और नेगेटिव ओवरलैपिंग भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग वही ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं टंगोर्टल्स की। तो जीरो ओवरलैपिंग क्या है? तो जीरो ओवरलैपिंग के अंदर आपको यहाँ देख सकते हैं, जीरो जीरो ओवरलैपिंग के अंदर एक चीज तो आपकी एनर्जी, ठीक है। एक तो आपकी जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, पहला पॉइंट। दूसरा उनका जो डायरेक्शन है, अगर उनके डायरेक्शन अगर दोनों के अलग अलग होंगे तो भी वहां पे आपकी ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, मतलब जीरो ओवरलैपिंग। नहीं होने का मतलब क्या है, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ सर। जैसे यहाँ पे देखो आपका ये पी एक्स डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पे एस, तो एस की ओवरलैपिंग में ऐसे तो नहीं करा सकते ना कि आधा आपका पॉजिटिव आए आधा आपका नेगेटिव आए, तो ये तो ओवरलैपिंग का रूल्स कहीं नहीं है, ठीक है। या तो साइड वाइज हो या फिर आपके हेड टू हेड हो, ये तो ओवरलैपिंग हो सकती है। तो नहीं तो ये साइड वाइज दिख रही है ना, मुझे हेड टू हेड दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए था, ये आपको दे रखा है क्योंकि आपको पता है एस कभी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो अगर कहीं आपको ऐसे दे रखा है कि आई कैस यहाँ पे ये कैस यहाँ पे है, ये तो गलत है ना। तीन ऑर्बिटल्स थोड़ी नहीं आपके ओवरलैप कर सकते हैं, दो ही तो कर सकते हैं, ठीक है, और बीच में तो कर ही नहीं सकता है, वो तो पहले से ही फिनिश है। और दूसरा बीच में आपको जो लोब्स मिलता है ये आपका इस तरीके से, इन लोब्स के जो बीच में ये जो दिस इसको नोडल प्लेन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको भी हम लोग इसमें काउंट करेंगे जीरो ओवरलैपिंग। और ये भी ये आपका सेक्शन आप देख ही रहे हो, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये पी एक्स एक्स एक्सिस में, ये आपका पी वाई में। डायरेक्ट वाले हाँ, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो ये भी आपका जीरो ओवरलैपिंग का ही एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सिग्मा और पाई, ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में एस ओ एस, इस एग्जांपल में पहले भी आपको दे चुका हूँ। सिग्मा में आपके हेड टू हेड या मैं बोलता हूँ एक्सियल ओवरलैपिंग, एस ओ एस कॉम्बिनेशन करेगा, तो ये आपका एस और पी की कॉम्बिनेशन में आपका ये,
प्लीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव भी कर रहे हैं, तो कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अगर डेप्थ में पूछ सकता है तो पूछ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना है ना। सेम चार्ज, ये पॉजिटिव करेगा तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव करेगा तो यहाँ आपको पी और पी ओवरलैपिंग हर जगह से आपको सिग्मा मिलेगा, बिकॉज सारे के सारे आपके क्या है एक्सियल और आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड में क्या है, आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो देखो ये आपकी हेड टू हेड है, ठीक है, तो ये तो आपको सिग्मा कर रहे हैं, साइड वाइज में ये होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग इतने दूर होते नहीं है, पास में होते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव कर गया है, नेगेटिव से नेगेटिव कर गया है, तो इनका जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा ना वो ये बनेगा, पी और पी ओवरलैपिंग। तो आधा पॉजिटिव चार्ज देखो ऊपर हो गया इस तरीके से, और ये आधा नेगेटिव चार्ज इस तरीके से, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। बीच में जो सिंगल लाइन बनी है वो आपकी न्यूट्रल प्लेन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाइजनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई में जो आपके डिफरेंस है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम लोग शेयरिंग के बेस पे। तो पहला पॉइंट है एंड टू एंड एक्सियल ओवरलैप यहाँ पे मिलती है, ये 3 टाइप के यहाँ पे ओवरलैपिंग है, एसएस, एसपी और आपकी पीपी। पी आपके पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, यहाँ तो आपको पी और पी और आपका पी और डी, ठीक है, पीडी के बारे में मैंने डिस्कस किया था पहले। एसएस एसपी मतलब जहां सिग्मा बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ ग्रेटर ओवरलैपिंग, है ना। ग्रेटर यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो परसेंटेज है, जो एक्सटेंट है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, जो परसेंटेज है ओवरलैपिंग का वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ से लेस ओवरलैपिंग होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सटेंट कम हो जाएगा, है ना, तो इस केस में आपका बॉन्ड वीक होगा। ये आपके सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे फ्री रोटेशन होता है जिसकी वजह से बनते हैं कन्फॉर्मर्स, क्या बनते हैं, कन्फॉर्मर्स। और कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स पढ़ते हैं, थ्री कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, जहाँ पे कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स आपको इन्फिनिटी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड अबाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। कुछ सीन इस तरीके से बनता है कि अगर एक एटम ए है एक एटम आपका बी है, इन दोनों के बीच से आपका यहाँ से बन गया सिग्मा। अगर पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से अगर आप रोटेशन कराना चाहो तो इसका रोटेशन आप नहीं करा सकते हो, रोटेशन होगा सिग्मा बैंड सिग्मा बाउंड्री अक्रॉस ही होगा। तो यहाँ तो आपका यहाँ रोटेशन होना चाहिए था, लेकिन अगर रोटेशन कराओगे तो मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड विल ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो यहाँ पे आपके जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है वो आपका फेल हो जाएगा। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फेल होगा तो ऑक्टेट थ्योरी आपकी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो हम इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सिग्मा और पाई के बेसिक आपके डिफरेंस। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो वाई CH4 हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड बॉन्ड एंगल इज दिस। पॉलिटी में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे SOS है, बाकी 3 आपके SP हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस मिलता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो है आपका 109.5 डिग्री आपको देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल्स का आपका शेप हो जाता है ज्योमेट्रिक। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, वाई अमोनिया इज पिरामिडल शेप, बॉन्ड एंगल इज 107, कम क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स रिपल्सन। यहाँ पे आपका लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। और बाकी की कहानी आपकी वही रहेगी एज इट इज, कि ये पूरा जो 2s है ये आपका लॉन पेयर बनाएगा, बाकी जो 2p वाले 3 है इनके पास 3 जाएंगे हाइड्रोजन, वो आपके क्या होंगे, आपके अपोजिट स्पिन के साथ जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आपके क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ से आप पेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे sp3 हाइड्रोजाइजेशन। यहाँ पे 2s वाले यहाँ पे क्या होंगे, लॉन पेयर। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आई थिंक आपको भूख लगने लगी होगी देख के, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका ये S है, यहाँ से आपका P है, ठीक है। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इसको इसमें इसको इसमें, तो फाइनली आपका ये बन गया प्रोडक्ट डन। इसमें दोनों क्या होंगे, दोनों आपके 50-50% है ना, एग्जैक्टली वही था जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो 50-50% दोनों ही प्रॉपर्टीज मिलने वाले हैं, जहां पे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर, पाउलिंग इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
तो हाइड्रोजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं है ना, उनकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस सर। क्योंकि कार्बनिक इलेक्ट्रॉन्स अलग एनर्जी पे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स अलग एनर्जी पे हैं, दोनों को मैं कंबाइन करा दूंगा तो रिजल्ट जो मिलेगा दोनों का एनर्जी क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बनिक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर हो जाएगी ना। हाँ। जैसे यहाँ पे S बिल्कुल अलग है, P आपका अलग है, दोनों को कंबाइन किया तो रिजल्टेंट आपको बिल्कुल एक जैसे ही मिल रहा है, दोनों मिक्स हो चुके हैं। उसी तरीके से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगी उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो ऑर्बिटल में उनकी एनर्जी अलग होगी। सेम प्रोसेस नाइट्रोजन अमोनिया के साथ मिलेगा, भाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, भाई ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वहां पे एनर्जी अलग, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी अलग, तो दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो इसलिए पहले दोनों को क्या करो, हाइब्रिडाइज करा दो, दोनों को एक लेवल पे लेके आ जाओ एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उसके बाद आप वहां पे इजीली इनके ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है? तो ये यस सर। सेक्शंस आपके आने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जैसे देखो मेथेन के बारे में यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो मेथेन में देखो आपका जो, देखो याद रखना, जो भी ऑर्बिटल या जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो भी ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेट करने के बाद उनका जो लोब होता है जनरली सिग्मा, जो सिग्मा वाले होते हैं ना, वही आपके हाइब्रिडाइज करते हैं। ये बात समझो ध्यान से, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वही क्या होते हैं आपके हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक। जो हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उनका अगर मैं मान के चलो जो लोब्स की बात करते हैं, जैसे आपका पी ये है, अगर ये पी अगर आपका हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद ना इसका एक लोब तो बड़ा हो जाएगा, एक लोब आपका छोटा हो जाएगा हाइब्रिडाइज्ड होने। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे पता है कार्बन का जो ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका यही रहता है 2s के साथ आपके 2p। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद उसकी 1 बचता है और एक आपके p की तरफ मूव कर जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड होंगे। 2s में एनर्जी कितनी होगी सर, 2 + 0, तो 2 यूनिट एनर्जी आपको मिलेगी, n + l से मिलेगी ना। यस। और 2p की बात करूंगा 2 + 1, यहाँ से आपको 3 यूनिट, तो दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं अलग है, तो दोनों को मैं पहले मिक्स कर लूं, इंटरमिक्स कर देता हूँ। तो इंटरमिक्स करने के बाद देखो ये दिख रहा है आपको, देखो s और p दिख रहे हैं ना, बराबर एक साथ हो गए, सारी की सारी एनर्जी आपकी बराबर हो चुकी है। तो मतलब देखो एक s ये है, p वाले देखो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, तो अलग अलग एनर्जी सब मिक्स हो चुकी है, बराबर एनर्जी हो चुकी है, इनको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो उस केस में आपके अगर मैं 4 आपके अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड वाले ये पेयर्ड होना चाहेंगे, तो सामने से कौन आएगा आपका हाइड्रोजन, जिसके पास प्रेजेंट है आपके 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, वो जाके यहाँ पे कंबाइन करेंगे, उनको पेयर्ड करेंगे, पेयर्ड करने के बाद कार्बन की तरफ देखो तो 1s और 3p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया sp3, कार्बन आपका सेंट्रल एलिमेंट है, उसका हाइड्रोजन क्या होगा sp3, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s 3p आपके हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, पेयर्ड हो रहे हैं। अगर बात करता हूं मैं हाइड्रोजन की तरफ, तो उसका सिर्फ s ही पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 4 आपके sp3s ओवरलैपिंग आपको मिल जाए, करेक्ट। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग ध्यान रखना है, sp3s ओवरलैपिंग, करेक्ट, ये आपको मिल रही है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए तो जो वो जो हाइब्रिडेशन है वो है क्या, उसकी एक बात समझ लेते हैं। वो hybridization is the intermixing of orbitals of comparable energy to give a new set of orbitals of equivalent energy and shape. The orbitals are named as hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals always is equal to number of participating orbitals, and hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. Hybrid orbitals are more effective in forming bond. Fourth, these hybrid orbitals are directed in shape in a way the minimum repulsion between electron clouds, hence it gives an idea about geometry. यही से डेवलप होती है बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, और मिनिमम आपका रिपल्सन ऑटोमेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाइड्रेशन के अंदर आप देख लो एक बार। पहला पॉइंट, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन बैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, कंपेरेबल एनर्जी। थर्ड, बोथ हाफ फील्ड एंड फील्ड कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, हाफ फील्ड एंड
फील्ड का मतलब ये है फुली फील्ड भी कर सकते हैं, लेकिन फुली फील्ड से कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। अब आप बोलोगे कि कार्बन के अंदर जो होता है वो 1s, तो 1s के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s हाँ। क्या पार्टिसिपेट करेगा? नो, पॉजिटिव स्टेबल है तो पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा बोलते हैं कि करते हैं पार्टिसिपेट, लेकिन वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट, जिसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, और स्टेबल है। नाउ कम्स BeCl2। तो BeCl2 पे बात करेंगे तो इसका हाइड्रेशन होता है, ठीक है। बेरिलियम की बात करो तो बेरिलियम में कन्फिग्रेशन में क्या मिलता है आपको? NH2, सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन्स, आप S मिलता है ना हाँ, आपको, S मिलता है। NH2 तो उसके बाद सामने क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ? 1s2 2s2 2p5 होता है। 1s2 कहाँ होता है? सेकेंड पीरियड का होता है। 2s2 2p, ये होता है ना। हाँ। अब 2p5, क्योंकि उस 2s2 को छोड़ दो, 2p5 को आप एक बार बना लो। 2p5 में 3 हो जाएंगे, 1 2 3 1 4, अनपेयर्ड। 1 अनपेयर्ड होगा, ठीक है। तो वो जो अनपेयर्ड होगा, अब क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस तरीके से। अभी क्लोरीन आएगा, वो यहाँ पे इसके साथ ये S है, और जो सामने से P आएगा वो इस तरीके से ओवरलैप करेगा इसके साथ, कर लिया हाँ। ओवरलैप, ठीक है ना। तो पहले तो वही होगा कि S और P पहले इनकी एनर्जी बराबर हो जाए, ठीक है। तो एनर्जी बराबर यस। होने के लिए हाइब्रिडाइज्ड करेंगे, करेंगे ना। तो ये जो लिखा है ना sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैक कलर का बीच में दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? ये बीच वाला, ये बीच में दिख रहा है, ये आपका S है, ठीक है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है वो S है। इस S के साथ क्या हुआ, एक बार इधर से P आया तो P आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, सिग्मा बनाएगा। सिग्मा लो की तरफ छोटा हो जाएगा ना, यूं इस तरफ छोटा है। हाँ, दूसरे वाले अगर मैं P की बात करूं तो वहां पे क्या होगा? वो इस तरफ सेम छोटा ही हो होगा। जाएगा, हाँ। ठीक है। तो बीच में ये S दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका इधर से SP, अगर इधर देखोगे तो इधर से आपका ये SP मिलेगा ना, SP एंड SP हाँ। टाइप। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम, अगर आप इस पीस में देख रहे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, तो आपके यहाँ पे कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, डिग्री। ठीक है। हाँ। इसके बाद sp जो हाइब्रिडेशन है उसको समझते हैं एक बार, थ्योरी वाला सेक्शन। ईच sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेज 50% एस करेक्ट एंड 50% p करेक्ट। वो निकालते हैं ना 1/2 into 100 उसी से। हाँ। लीनियर ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ऐसे टर्म भी बहुत बार यूज करने को मिलते हैं, जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है तो ध्यान रखना। इसको हम लोग डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हाइब्रिडेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे ये ना बीच का पूरा 180 डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। दिस इज कॉल्ड डायगोनल, 180 डिग्री ना, डायगोनल। तो यही आपका, इसको इसलिए हम क्या करते हैं, sp हाइड्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल हाइड्रेशन के नाम से भी कॉल करते हैं। और भी आप प्रॉपर देखो ध्यान से तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में देखो ये बेरिलियम का पूरा 3D डायग्राम आपको बनाया गया है, ठीक है। इसमें देखो एक S यहाँ पे है, एक S यहाँ पे, इधर से क्लोरीन आया तो उसके पास देखो ये 3D डायग्राम इस तरीके से क्लोरीन का बनाया गया है। ये दोनों देखो आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे ना। हाँ। तो रिजल्टेंट देखो आपका ये बन रहा है, ध्यान से देखो, सब कुछ बताया गया है। 3p इधर 3p तीसरे पीरियड का है ना क्लोरीन। बेरिलियम देखो 2p उधर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, S करेगा पार्टिसिपेट, तो वो कर चुका है। तो करने के बाद ना वो रिजल्टेंट फॉर्म, ये ऊपर वाली तो आपकी 3D फॉर्म है, नीचे उसको समझो जरा 2D फॉर्म। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्लोरीन एंड बेरिलियम। हाँ। ओके सर। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। निकालो इसका आंसर। क्वेश्चन है, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज which have the same shape and hybridization among the given species, identify the isostatistical pair।
सॉल्व करो इसे और बताओ इसका आंसर। ओके, तो BF3 में कितने वाले मिलने वाले हैं आपको? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो होने वाला नहीं है। सेकेंड है BF4 माइनस NH4 प्लस, तो BF4 माइनस, बोरोन के पास 3 होते हैं बट एक और आया जिसकी वजह से फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया क्या आपका BF4 माइनस ना। अरे बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, 3 फ्लोरीन हाँ आपके इस तरीके से अटैच होंगे, और सामने से एक आपका हैलाइड आयन आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उस पर माइनस चार्ज, बाकी आपका उस पर जो नेगेटिव था वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, तो आपका F बार ज्वाइन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकेंड देखो NH4 प्लस में, इसमें NH4 प्लस तो इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, लोन पेयर्स वाला केस होता है, अमोनिया वाला, अमोनिया से बनता है NH4 प्लस, जब एक H प्लस आयन आता है तो N के पास पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 यस 4 5 6 एंड 7 8। नेक्स्ट में देखेंगे, बाकी इसमें कोई लोन पेयर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो लगभग इसकी जो आपकी हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, वो बराबर आ सकता है। नेक्स्ट केस है BCl3 और BrCl3, तो इसमें तो चीजें ही ब्रोमीन के पास बदलने वाली हैं। तो ब्रोमीन कोई ये वाला, ये केस आ गया है, कौन सा वाला? यहाँ पे आपका एक ये आपका सेंट्रल एलिमेंट है, 3 आपके बॉन्ड पेयर है, 2 आपके लोन पेयर है। ठीक है, 5 वाला NH=5 पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो 2 लोन पेयर, यस तो ये T से बैकवर्ड कर लेगा ना इस तरीके से। देखो यहाँ से ये हाँ T से बैकवर्ड कर लेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये तो उर्दू की कहानी है, ये तो आपका बनने वाला है नहीं। लास्ट में आपका अमोनिया है, NO3 माइनस। ठीक है, वो भी नहीं बनेगा। वो भी नहीं होने वाला, तो फिर इसका जो सही आंसर बैठेगा वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। सेकेंड इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? सॉल्व करो। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जहां पे आपका जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं है? लास्ट ऑप्शन कौन सा लास्ट ऑप्शन? सीजियम। हाँ DSC। तो एक्सी देखो, जब हम बात करते हैं ना बॉन्ड इक्वल होने की बात करते हैं, तो बॉन्ड इक्वल होने में एक तो ऑर्बिटल्स आपके सेम पार्टिसिपेट करने चाहिए, लॉन पेयर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिपल्सन होने के चक्कर में भी वहां पे मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? फाइनल एनर्जी आपकी इंक्रीज ही करती है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है उसमें कहां पे हमारे जो ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, सारे के सारे बॉन्ड आपके इक्वल नहीं है। तो जरा देखते हैं, एक करके देखते हैं। HCl4 में क्या होगा? जीनोन का बताओ मुझे जरा। तो NH2 और NP6 होगा ना, हम्म उसमें से आपका NH2 छोड़ दो, तो टोटल तो ठीक आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 में ठीक है, ये तो आपके पूरे के पूरे बैलेंशियल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, SOP जो डिफाइन किया गया है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 होते हैं। ठीक है, उसमें 4 फ्लोरीन क्या हो रहे हैं? तो पहले तो क्या होगी, इनकी अपनी इंटरमिक्स होगी, वो तो अपनी एनर्जी बराबर कर लेंगे। 4 हाँ फ्लोरीन यस आप एक कंबाइन करेंगे। अब फ्लोरीन में आपको पता है कि जो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है वो NH2NP5 होता है। हम्म 4 फ्लोरीन लग रहे हैं तो P वाले आपके पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो P वालों का आप लाके जोड़ दो, कोई इशू ही नहीं है ना। तो P वाले यस में हाँ, P वाले में लेके आया और उनको मैंने सेम यहाँ हो पे P जाएंगे से सभी। कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो हम्म इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनर्जी आपकी बराबर हो सकती है क्योंकि ऑर्बिटल्स हम्म, आपके क्या है? सेम सेम पेयर्ड बन रहे हैं ना। हाँ अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि BF4 माइनस, तो BF4 माइनस में क्या होता है कन्फिग्रेशन? NH2 होता है, NP1 होता है ना बोरोन का। हाँ और फ्लोरीन क्या होता है? NH2NP5 होता है। हाँ ठीक है, कितने फ्लोरीन है? 5 फ्लोरीन है। तो पांचों फ्लोरीन आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम जब देखते हैं कि बोरोन के अंदर जब एक्साइटेशन की हम बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो आपका S वाला जंप कर जाता है। यस ठीक है, तो जिसकी वजह से S में बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, P में जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हम्म अभी भी खाली रहता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से S ये वाला है। ठीक है, अच्छा बाकी आपके 2 P हैं, तो ये तो आपके पहले तो इंटरमिक्स करेंगे ना, हाँ आपस में इंटरमिक्स करेंगे, एनर्जी उनकी बराबर हो जाएगी। बराबर होने के बाद क्या होगा? बराबर होने के बाद यहाँ पे आपका जब एनर्जी बराबर होगी तो फ्लोरीन सामने है, वहां से P से इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, तो P के बाद फिर वो कंबाइन करेंगे क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सभी की बराबर है बोरोन की तरफ।
तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी तो बॉन्ड लेंथ सभी की इक्वल हो जाएगी ना, प्रॉपर हाइड्रेशन होगा। हाँ हाँ ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा कि कोई सारे सिंगल ही बॉन्ड बन रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट है C2H4। C2H4 में क्या होगा, ये सिंगल है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो और ये एक चारों की पाई। तो बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगी। बट बीच में आपका क्या आ गया, पाई। तो पाई यस। बॉन्ड की आपकी पता है ना बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है एज कम कम्पेयर टू होती सिग्मा, है। है ना। यस। हाँ, तो फिर इसमें आपका ये जो आंसर होगा कि भाई यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ देखो, तो यहाँ तो सारे के सारे ऑलरेडी सिग्मा है, तो इसमें डाउट ही नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया, C2H4। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो सिग्मा के बेस पे भी सॉल्व कर सकते थे, हाइड्रेशन को भी समझ के कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर अबाउट CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चन है, एक इसमें सेकंड। बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। माइनस से ज्यादा होगी। हम्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड की तो सबसे कम होगी, तो सीओ की सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ। हम्म उसके CO2 क्योंकि और इसमें उसके बॉन्ड बाद ऑर्डर 3 हो गया। CO3। ऐसे रिलेशन होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इनवर्स बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ। हाँ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतनी क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, तो बॉन्ड लेंथ तो ऑब्वियसली छोटी होगी। ठीक है, CO2 में देखो डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। इससे बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो इस तरीके से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में निकालते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं ना। यस। हाँ, तो फिर इसमें हमारा जो इसको इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि यहाँ पे क्या रेजोनेंस होता है ना रेजोनेंस। हाँ तो डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड में चला जाता है, लेकिन तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ पे प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हाँ। अगर आप बात करो CO2 के अंदर प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शली डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आ रहा है बात। यस। हाँ, ये पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होल्ड करेगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बनेगा सबसे अधिक किसका हो जाएगा, थर्ड का, उससे कम सेकंड, हाँ सबसे कम फर्स्ट। फर्स्ट। वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, कार्बोनेट में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है। ये ठीक। प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, अरे कार्बोनेट तो ये होता है ना हाँ। सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इस तरीके से होता है, हम ऐसे तो बनाते हैं इसको। यस यस। H2CO3 होता है ना कार्बोनिक एसिड, ये बाहर यस। निकल जाएगा, -1 और -1। ये रेजोनेंस देखो, पहले रेजोनेंस ये इसके साथ करेगा, ये माइनस यहाँ पे पाई ऊपर भागेगा, तो ये बनेगा CO- C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये माइनस, तो ये रेजोनेंस फिर इसके साथ करेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। फिर नेक्स्ट बनेगा स्ट्रक्चर C, आपका ऊपर आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन, उस पर मैं वो रेजोनेंस कर चुका था, यहाँ पे O-, ये डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है। हाँ। हाँ, यस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा पाई के साथ। तो फिर इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट करेक्टर आपका जो रिजल्ट आपको मिलेगा हाइब्रिड, तो उसकी वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एनसीईआरटी वाला ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट देखते हैं sp2। तो sp2 जो हाइड्रेशन है उसमें देखो आपको दिख रहा है कि एक S है, 2 P है। ठीक है, एक S है, 2 आपके P है। अब तो टोटल आपके कितने हैं, 3 आपके यहाँ पे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब इनका हाइड्रेशन होगा ना, वो इस तरीके से होता है, ये बात दिमाग में बैठे। इसका हाइड्रेशन इस तरीके से होगा, तीनों एस बीच में ना, जो ब्लैक कलर से बना है ना, ब्लैक कलर वाला, ये एस, हाँ। हाँ, ये बीच में है, ये एस हो गया है। पी के ऊपर बात करें तो हम्म। एक दो को पी यू आएगा, इस तरीके से छोटा इधर हो जाएगा, इसको और स्मॉल कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ये इधर आएगा, यस। इधर स्मॉल हो जाएगा, ये इधर बिगर होगा, इधर स्मॉल। समझ में आ गया ना पूरा। ठीक हाँ है, सर। तो हाँ, तो स्पेस की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल हम कैसे कितना कर सकते हैं, 120 डिग्री कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हुआ क्या है तो वो देख लो, एक एस के साथ 2 पी पार्टिसिपेट करेंगे। ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैज 33% एस करेक्टर एंड 67% आपका पी करेक्टर। हम्म। सही लिखा है, 100 होता है टोटल। राइट है ना। ट्राइगोनल प्लेनर आपकी ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री। ठीक, बाकी तो इसमें BCl3 के बारे में एग्जांपल भी दिया गया है। बोरॉन इज द सेंट्रल एलिमेंट जिसका कन्फिग्रेशन आपको पता है, ये रहेगा NH2NP1। एक्साइड स्टेट में जाएगा तो ये कन्फिग्रेशन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलने, एक S बार 2s का है, 2 2p के हैं, एक घर खाली है।
तो सामने से आपका आया क्लोरीन, क्लोरीन के पास आपको वैलेंसी 1 मिलती है, जिसकी वजह से तीनों आपके देखो पेयर्ड हो गए ना, एक ये बाहर हाँ निकल गया ये वाला। तो पी वाला देखो एक बाहर निकल गया ना, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आके वो बैक बॉन्डिंग या जो भी बनाना बॉन्ड वगैरह है वो कर सकता है BCl3 के साथ, क्योंकि ये खाली रहता है ना। बाकी तीन आपके यस यहाँ पे क्या हो गए हैं, आपके हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, जिसमें एक आपका 2s वाला था और दो आपके क्या थे 2p वाले थे। और बाकी आपका जो हेलोजन है तो बोरॉन का सीक्वेंस था, और हेलोजन के साइड से आपका आया सिर्फ p, वो आपका यहाँ पे हो गया है सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड, एनर्जी बराबर हो चुकी है, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे CO2 का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपका ये होता है, 2 सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं, कार्बन का ये कन्फिग्रेशन हो गया है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये चला गया है, ठीक है। तो 4 हाँ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो चुके हैं, अब सामने से ऑक्सीजन आएगा तो वो पेयर्ड करेगा इसके साथ। तो ऑक्सीजन कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 NP4 4 होता है, ठीक है। तो NH2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, NP4 का मतलब आपका 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना। यस तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो इसी के बेसिस के पास आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो अगर से कहीं से मिल जाएंगे ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस, तो ये क्या करेगा, इसकी कहानी ऐसी होगी कि ये डबल बॉन्ड ऑब्वियसली बनाना चाहेगा, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, क्लियर है। हाँ तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है इसमें से, ये समझो कि आपका एक जो ऑक्सीजन एटम का ये हाइब्रिडेशन है, तो इसमें से एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएगा बताओ मुझे, सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। एक ये बचा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड, ये करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर इसमें से अगर आप पी बाई मान लो, पी बाई अगर आपका सिग्मा बनाएगा तो एक आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो वही देखो यहाँ पे बनाए हुए क्या, ध्यान से देखना, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको एक ऑर्बिटल, आप मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कि सपोज ये आपका पी बाई है, ठीक है ना। और इसका देखो सामने ऑक्सीजन, भाई कार्बन के पास तो एक अनपेयर्ड था ना, कार्बन के पास तो 4 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है ना। तो 2 हाँ ऑक्सीजन आए ना, 2 ऑक्सीजन के पास टोटल टोटल अनपेयर्ड कितने, 4, 4 में से क्या करेंगे, 2 बनाएंगे पाई, 2 बनाएंगे सिग्मा। दो दो तो देखो ये साइड बाय से क्या बनाया इसने, सिग्मा। भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक इधर, इधर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने साइड बाय ओवरलैपिंग करी तो क्या बना लिया उसने, वहां से सिग्मा। तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों को हो गए पार्टिसिपेट। अब फिर एक इधर आ जाओ, तो देखो यहां से इसने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक अगर आपका पीएक्स पी वाई कर गया पार्ट, तो पीजेड पे आ जाओ, तो कार्बन इसका पीजेड उसके पीजेड से पाई बनाएगा, बाकी बीच में आपका सिग्मा बन जाएगा। ठीक नेक्स्ट डिस्कस द हाइब्रिडेशन इन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, इसका भी आसान है, ठीक है। तो हाँ अमोनिया के अंदर क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो और फिर शुरू कर दो। तो ये देखो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आपके नाइट्रोजन क्या होता है, NH2NP3, ये होता है ना। यस तो देखो ये NH2 हो गया, ये आपका NP3 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड हैं आपके, 3। एक आपका बनेगा लॉन पेयर, जो 2s वाला है ना वो लॉन पेयर्स में देखेगा, ये देखो यहाँ, बाकी 3 आपके यहाँ पे बन चुके हैं सिग्मा, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर्स बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, वो ये हो जाएगा। आप पे बचे 3 हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे वो बना। तो पहले प्रोसेस क्या हुआ है, पहले प्रोसेस ये हुआ है कि 2s के साथ 3p आपके इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे वो हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, एनर्जी बराबर हो गई है। बराबर होने के बाद फिर आपका सामने से आया हाइड्रोजन, उसने अनपेयर्ड पेयर आपने पेयर्ड कर दिया, तो बन गया हमारा यहाँ पे सीक्वेंस। समझ में आ गया। यस सर एज इट इज वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी वही कहानी है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आएंगे वो कंबाइन करेंगे, बाकी आपके 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर्स। एक ये वाला कौन सा है बताओ मुझे, 2s वाला होगा। भाई ऑक्सीजन सेकेंडरी पीरियड का होता है ना, यस कन्फ्यूजन सर क्या होता है, NH2NP कितना, 4 हाँ 4 है ना। तो ये हो जाता है 2s2 2p4। तो 4 2s के लोन पेयर से ये वाले आपके 2px मान लो, बाकी आपके जो बचे 2 थे p वाले वो आपके हाइब्रिडाइज्ड, हालांकि हाइब्रिडाइज्ड तो पूरे हुए एनर्जी बराबर करने के लिए, वो बन गया लॉन पेयर, वो बन गया उधर से बॉन्ड पेयर। अब आते हैं sp3 में। हाँ sp3 में 25% s 75% p करेक्टर होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग के लिए ये हो गया है, एक s, बाकी आपके ये दो px p बाई एंड pz हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, तो ये बन जाता है इसका आपका स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये तो sp3 तक की कहानी हो गई है।
तो अब अगर मानकर चलो डी ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं, sp3 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब बात करेंगे sp3d। अगर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर हमारा आंसर कैसे? हाँ। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेट करने से तो पहले क्या होगा, वो है अंडर सर्टेन कंडीशन डी ऑर्बिटल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन विद 3s। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी आपका कहां से मिलता है, 2d तो होता ही नहीं है ना, वो 3 से मिलना स्टार्ट होता है थर्ड हाँ। ऑर्बिट पर। ठीक है, अच्छा, एंड 3p और विद 4s एंड 4p और ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जी। यही तो पॉइंट है कि जो 3d जो d है वो d ऑर्बिटल्स आपका अगर हाइब्रिडाइज्ड करेगा तो 1s के साथ नहीं करने वाला। क्यों? 1s की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत कम हो। d की एनर्जी देखो बहुत अधिक हो जाएगी, तो वहां तो यस। काम करने वाला है ही नहीं है, 5 हो जाएगी यूनिट हाँ। बन रहेगी। तो ये अपने नियर अबाउट जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ ही करता है हाइब्रिडाइज। मतलब क्या, इसके पास में कोई 3s हो सकता है, 3p हो सकता है ना, और इसके यस। ऊपर, हाँ, और इसके अगर ऊपर की तरफ चलोगे तो क्या होगा? तो आपका 4s होगा, ये भी क्लोज होगा हुआ 4p होगा। तो ये बात ध्यान रखो कि जो d हाँ। है वो 3d वाला है, वो किस किस के साथ ओवरलैप करता है, किस किस के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। जो नियर अबाउट वाले होंगे उन्हीं के साथ करता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, उनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब देखते हैं इसमें नो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग, ठीक है, 3p 3d एंड 4s। No hydration involving 3p, 3d and 4s is possible due to large difference in energies। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि भाई 3p और 3d और आपकी 4s, क्या यहाँ पे हाइड्रेशन होगा? हम्म। एनर्जी आपकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यस। बट क्वेश्चन ये है कि हाँ। जब हम बात करते हैं, दो ही केस बनते हैं, या तो आपका DSP3 वाला केस बने या फिर आपका बने sp3t या वाला। फिर SP3। इसमें ध्यान देना कि जब हम sp3d की बात करते हैं तो इसमें s को भी डी 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 कौन सा होता है? 3d होता है ना, 2d तो होता ही नहीं है। तो d के हाँ। पास वाला p कौन सा और s कौन सा, ये बताओ मुझे। d के पास वाला, d के पास में s कौन सा और p कौन सा होगा? 3S और 3P। ऑब्वियसली d के पास में जो आपको मिलेगा, 3d के पास में मिलेगा, एक तो आपका 3p हो गया और आपका 3s हो गया। तो जब sp3d की बात करते हैं तो sp3d में आपका s कौन सा होता है? 3s। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। p को ऐसा मत कर दो 2s को उठा के लगा दो यहाँ पे, फिर 2s कर गया, बाकी आपका 2p कर गया ऐसे, और फिर 3d, तो गलत आंसर है। sp3d में जो परफेक्ट ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो आपका 3s 3p और 3d, p के 3 करेंगे, s का 1 करेगा, d के आपके ओनली 1 करेगा। ये बताया हुआ था डी कौन सा करता है। DSP3 की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच पे कहानी बनती है वहां पे। हाँ। तो यहाँ पे 3D के साथ 4s आएगा, उसके अगले वाला 4s और आपका 4p। तो 4P। जब भी कभी बात करते हैं हम लोग DSP3 की, तो कौन कौन से ऑर्बिटल ध्यान रखना है? 3D के बाद वाले, D के बाद वाले 4s और 4p। p हम्म। कितने? 4p वाले 3। और sp3d की बात करते हैं तो d से पहले वाले, 3d से चलिए। पहले 3s और ठीक। 3p। ये करते हैं पार्टिसिपेट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कौन किसके साथ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है DSP3 में और sp3 में, ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल, जरा इसको ऑब्जर्व करो। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इस एग्जाम्पल में है क्या? ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है? बताओ कौन सा हाइड्रेशन आपको मिलेगा, बताओ जरा आंसर। कौन सा स्क्वायर ट्रायंगल हाइड्रेशन मिलेगा, मिलेगा? वो DSP3 वाला केस होता है यहाँ पे। DSP टू सॉरी। DSP3 या DSP2? 2 2। DSP2 वाला केस होता है ये। हम्म। इसमें आपको पता है डी पहले आ गया तो 3D पहले आ जाएगा, आएगा ना, फिर 4s आएगा, फिर 4p 4P। आएगा। इसमें से 4p के दो, कोई से दो ले लो आप, वो आपके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। निकल आपका देखो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करते हैं तो वो जनरली डी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपका एस से भी स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन डी से भी वो आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है? ये कौन यस। इसी के पैरेलल में आपको बताओ 4 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा ना, 4 ऑर्बिटल्स, 2 पी के, एक ऐसे का, एक एस का, एक डी का, 4 ऑर्बिटल। तो इसलिए sp3 वाला भी वहां पे बहुत बार होता है, कंपाउंड बनते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग ऑफ वीक फील्ड लिगेंड थ्योरी के बेस पे।
है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो उसको पेयर्ड करते हैं पहले, फिर आंसर्स बनाएंगे। और वीक फील्ड वाले क्या होते हैं, वो पेयर्ड नहीं करते, वो नॉर्मल वही आंसर बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो DSP2 वाला केस है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। ये दिख रहा है ठीक। आपको स्क्वायर प्लेनर? हाँ यस। सर। बाकी क्योंकि sp3 में भी 4 ऑर्बिटल है, तो उस केस में, इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल मिल जाता है। जैसे इसके आप ये एग्जांपल से देख सकते हो, dx² s px और py। हो गया ना आंसर? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे sp3d। sp3 में और एक PCl5 का बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, याद होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन बनता है वो sp3d। तो इसमें बताओ कौन कौन से होंगे? 3d भी लिख लो लास्ट में, उसके पहले वाले लगा लो। तो 3s होगा और प्लस 3p 3p। होगा, और उसके बाद 3d होगा। 3d। 3p से 3 आएंगे। ये थोड़ा इमेजिन भी हम कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वो देखो ये आपको सामने है, दिख रहा है ना सामने, ये देखो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्साइटेड स्टेट और ये कॉन्फ़िगरेशन है ना। पी के देखो 3p के 3 दिख रहे हैं, 3s के। तो क्या आपको पता है कि जो फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये आपके तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे 3s 3p 3d तीनों ही मिलते हैं। 3d 0 होता है, ठीक है, 0 है कि नहीं? पहले वाले केस में एक्साइटेशन होगा तो s से जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो बस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। बस बाकी आप क्लोरीन को लाके यहाँ पे जोड़ दो। 5 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है ना, तो देखो इनकी एनर्जी बराबर आ गई ना। क्लोरीन की वैलेंसी 1, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 4 5 हो जाएगा आंसर आपका, ये सिंपल। बाकी इस यस। स्पेस में एटम्स को ऐसे हम रखते हैं कि जहाँ पे रिपल्सन कम हो और डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाए, तो उसके हिसाब से बॉन्डिंग वगैरह बनने लगेंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट केस, जरा इसके बारे में देखो, कोई PCl5 का ही है, समझो जरा इसमें क्या है। PCl5 में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा है, ये sp3d वाला है क्या? देखो ध्यान से, हाँ वही है। वही है ना। हम्म। तो इसमें ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP पढ़ा था। अगर PCl5 यस। देखो ये डिसोसिएट भी होता है, इक्विलिब्रियम शो करता है PCl3 + Cl2 के साथ, ठीक है। हाँ। एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लार्जर, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये ऊपर वाले, ठीक है। और वीकर बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल वाले, ये इक्विटोरियल होते हैं जो ट्रायंगल बनते हैं। देयरफॉर PCl5 इज मोर रिएक्टिव। तो ऊपर वाले आपके वीक बॉन्ड होंगे, टूट जाएंगे आराम से, टूटेंगे तो ये Cl2 गैस बना लेंगे। तो PCl5 एग्जिस्ट करता है, अगर PCl5 सॉलिड फेज में होगा देन इट विल एग्जिस्ट इन PCl4+ एंड PCl6-। इस पे भी क्वेश्चन आया है। तो PCl4+ का हाइड्रेशन क्या होगा? sp3। PCl6- का हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आएगा ना एक्स्ट्रा, उस पे आपका बच जाएगा यस। sp3d2। d2। इस पे भी क्वेश्चन आए, अगर सॉलिड फेज में होगा तो ये रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पे वो ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए वो हमारा आंसर बन जाता है। समझ में आ गया ना पूरा ऊपर वाला? हाँ सर। अब देखो इसके बाद देखो ये है sp3d2 की कहानी है। देखो मैंने पहले भी पढ़ चुका हूँ कौन कौन से आपके 2d के पार्टिसिपेट, देखो यही करेंगे ना, ठीक है। यस। अब d लास्ट में आया है तो आपको पता है ये 3d होने वाला है, उसके पहले वाले आपके 3s होने वाले हैं, ये आपका 3p होने वाला है। बस सबको उठा के जोड़ दो तो ये बन गया, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिड सबसे एग्जांपल दिया था ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए ना, हाँ। ठीक है। हाँ तो ये देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिल रही है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो शेप वगैरह कोई चेंज होने वाला है नहीं। बाकी इसमें जो डेविएशन था, डेविएशन मतलब वही रिपल्सन रिपल्सन थ्योरी के हाँ वो रिस्पेक्ट, लिया था। ठीक यस। है। तो वो हम लोगों ने कर लिया था। तो ये वाले एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर पिरामिडल है ना, ट्राइडल शेप। नोट इन केस ऑफ IF5 and FC5+, the distortion is observed in the shape due to greater repulsion from lone pair। ये हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद होगा आपको। हाँ तो डिस्टॉर्टेड ये, ऑक्टाहेड्रल। हाँ ये वाला शेप में लेके ये वाला करता है, पेंटागोन में चला जाता है ना ये। यस। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट sp3d3। sp3d3 का आपका देखो ये पेंटागन दिख रहा है ना, पेंटागन बाइपिरामिडल। पेंटागन बन रहा है। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से पेंटागन बन रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो उसका एग्जांपल है IF कितना 7। 7। ये होगा ना, 7 बॉन्ड बनेंगे ना, हाँ। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल मैंने बताया था 90 डिग्री और 72 डिग्री, ये देखो 75। जो ऊपर वाला है ना 72। अक्षर वाला, वो आपका जाएगा 90 डिग्री सभी के साथ, और बीच जो नीचे वाले वो सब 72 डिग्री, ठीक है। बाकी बॉन्ड लेंथ देख लो, अब बॉन्ड लेंथ आपकी यहाँ पे 186 होती है, और ये ऊपर वाली आपकी 179, ये आपको ध्यान है।
ठीक है, अब देखो बात करेंगे अपन स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में वही, स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या है? वही आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं, तो केसेस लिए गए हैं। ये आपका पेंटागोनल बाइपेंडल बनेगा, दो लोन पेयर्स आएंगे तो वन लोन पेयर्स तो आपका बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, आया था। दो लोन पेयर्स आएंगे तो पेंटागोनल प्लीनर। ये इसके एग्जांपल्स हैं, हाँ ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन है, 3D डायग्राम है, आपको दिमाग में बैठ जाए तो उतना ही बेटर रहेगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले। देखो अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। डाइपोल मोमेंट पढ़ा है क्या पहले?